नंदिता मैम, क्या आप बता सकती हैं कि इंटरनेट सिस्टम में हम पायरेसी से कैसे निपट सकते हैं? बिल्कुल राजेश। अगर हम चाहते हैं कि कोई घुसपैठिया हमारे निजी कंप्यूटर का डेटा चोरी ना करने पाए, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई वहां तक पहुंच ना पाए। और हम ये कैसे कर सकते हैं मैम? ऐसा करने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए किस तरह के खतरे हैं। कौन कौन से खतरे हैं मैम? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे कई खतरों के बारे में बताती हूँ जो हमारे व्यक्तिगत सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको शुरू से समझने के लिए पहले साइबर हमलों के बारे में जानते हैं। साइबर हमलावर नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। नेटवर्क पर हमला करने के लिए वो नए मैलिशियस प्रोग्राम्स बनाते हैं जो इंटरनेट सेवाओं में रुकावट डालने के लिए ही बनाए जाते हैं। इन हमलों का मकसद डेटा बर्बाद करना, चोरी करना, निष्क्रिय करना, छेड़छाड़ करना, बेनकाब करना, बिना अनुमति के प्रवेश करना या इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह के हमले इंटरनेट के लिए खतरा हैं और इससे डेटा की गोपनीयता खत्म होने का डर लगा रहता है। थ्रेट का मतलब खतरे की आशंका या उसकी चपेट में आ जाना है और इसमें सिस्टम के नुकसान, क्षति या बर्बाद होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इसके जरिए किसी सुरक्षा प्रोग्राम की कमियों या खामियों की पहचान की जाती है। हमलावर इन खामियों का फायदा उठाकर सिस्टम में बिना अनुमति के ही प्रवेश करना चाहते हैं। इन साइबर हमलों में ज्यादातर का मकसद गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये तीनों सुरक्षा के मुख्य स्तंभ हैं, जिन्हें हम CIA ट्राइड कहते हैं। इस वजह से हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी रखें। नंदिता मैम, ये साइबर हमलावर नेटवर्क को मैलिशियस कामों के लिए क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करके वो पैसा कमा सकते हैं। ओह, तो फिर हम इन खतरों से कैसे बच सकते हैं? ये जानने के लिए हमारा उन तरीकों के बारे में जानना जरूरी है जिनके जरिए घुसपैठिए हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ तरीकों के बारे में बताती हूँ जिनसे तुम बच के रहना। सबसे पहले तुम्हें ईमेल के जरिए मिलने वाले खतरे के बारे में बताती हूँ। क्या ईमेल भेजने या प्राप्त करने से भी हमारा सिस्टम खराब हो सकता है मैम? हाँ राजेश, इसकी पूरी आशंका है। उनमें से कुछ ये रहे। जब ईमेल की बात आती है तो सबसे ज्यादा खतरा स्पैम मेल्स के जरिए आता है। कई एजेंसियां स्पैम मेल्स बनाती हैं और काफी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भेज देती हैं। अगर हम भेजे गए और मिलने वाले ईमेल्स की गिनती करें तो ईमेल ट्रैफिक का 70% से ज्यादा ईमेल जंक या स्पैम में होता है और इन्हें सेंधमारी करने वाली एजेंसियां भेजती हैं। स्पैम मेल्स की ज्यादातर ईमेल्स धोखाधड़ी करने के लिए भेजी जाती हैं। इनका मकसद किसी नेटवर्क में आए बेकसूर उपयोगकर्ता को फंसाना है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, धोखे से तुम्हारा निजी डेटा और जानकारी चोरी करना। तुम जानते होंगे, ईमेल भेजने या प्राप्त करने में कोई खर्च नहीं लगता है। इसी वजह से किसी की निजी जानकारी हासिल करने के लिए साइबर अपराधी इस माध्यम का खूब इस्तेमाल करते हैं।
ईमेल्स में बहुत ज्यादा तकनीकी भी शामिल नहीं है और साइबर अपराधियों के लिए इसमें जोखिम भी कम है। इसीलिए साइबर अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं और लापरवाह उपयोगकर्ताओं को ईमेल्स भेजते रहते हैं। नेटवर्क और इसके उपयोगकर्ताओं से छेड़छाड़ के लिए धोखाधड़ी वाली एजेंसियां लुभाने वाले ईमेल्स बनाती हैं। ये ईमेल्स ऐसे लोगों को नकली मौके देती हैं जो इन एजेंसियों के बारे में शायद ही जानते हों। ये फर्जी ईमेल्स काफी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती हैं और इससे काफी फायदा होता है क्योंकि कई उपयोगकर्ता जिज्ञासा में इन ईमेल्स और इनके अटैचमेंट्स पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह वे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर स्पैम मेल्स ऑनलाइन दोस्त बनाकर उनसे धोखाधड़ी करने के लिए बनाई जाती हैं। ये एक तैयार किए हुए असली वजह के लिए होती हैं, जैसे विदेश में रह रहे एक दोस्त को किराया देने या दूसरे बिल चुकाने के लिए पैसों की तुरंत जरूरत है। बेकसूर उपयोगकर्ता अक्सर इन ईमेल्स के झांसे में आ जाते हैं, बिना ये जाने कि ये एक धोखाधड़ी वाली एजेंसियों ने बनाया है। तो शुरुआती कामयाबी मिलने के बाद इस तरह की एजेंसियां और भी स्पैम मेल्स बनाकर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भेजने लगती हैं। वो ज्यादातर ऐसी ईमेल्स भेजती हैं जिनमें किसी के इलाज का बिल चुकाने या किसी अनजान लॉटरी ड्रॉ में बड़ी रकम जीतने या फिर किसी ईमेल सेवा प्रदाता ने अचानक से आपको बड़े विजेता के रूप में घोषित कर दिया है। इस तरह की बातें आपको ईमेल द्वारा कही जाती हैं। अच्छा, वो इतने फ्रॉड और खतरनाक हो सकते हैं? मुझे तो इस बारे में इतना पता ही नहीं था मैम। पर अब तो तुम्हें पता चल गया है ना राजेश। तो अनजान एजेंसियों का ईमेल खोलने से पहले सावधान रहना। आगे से मैं ये जरूर करूंगा मैम। तो क्या नेट इस्तेमाल करते समय अन्य दूसरे खतरे भी होते हैं मैम? हाँ राजेश, और भी हैं। मैं तुम्हें सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताती हूँ। सोशल इंजीनियरिंग, ये क्या होता है मैम? सोशल इंजीनियरिंग हमें कई संगठनों या समाज से जोड़ती है, पर उनमें से कुछ हमें एक बनावटी संकल्पना या प्रोग्राम के जरिए धोखा देने की कोशिश करेंगे। ये जरूरत के वक्त हमारी मदद करने की बात करते हैं। पर वो इंटरनेट पर ऐसा कैसे कर लेते हैं मैम? इसके कई तरीके हैं राजेश। मैं तुम्हें एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। एक इंसान के तौर पर हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाया गया है, पर अपने फायदे के लिए कई लोग गलत इरादों से इस भरोसे को तोड़ देते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर ऐसे उपयोगकर्ता भी हैं जो दूसरों को धोखा देने या उनकी जानकारी चोरी करने के लिए उस नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें काफी फायदा मिलता है। इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये घुसपैठिए नेटवर्क से फायदा उठाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बेकसूर उपयोगकर्ता की पहचान कर निजी जानकारी उनके साथ साझा करने के लिए फंसा सके। एक बार उन्हें जानकारी मिल गई, फिर वो इसके जरिए उस इंसान से हेराफेरी करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी को एक फर्जी संगठन से शानदार नौकरी के लिए एक ईमेल आया। हम में से कई लोग इस पेशकश पर यकीन कर लेंगे और जैसे जैसे ईमेल्स आती जाएंगी, वो ऐसे संगठनों से मांगी गई जानकारी उन्हें देते रहेंगे और अंत में ये होगा कि हम किसी अनजान संगठन को अपनी पूरी निजी जानकारी दे देते हैं और वो इसका फायदा उठाने लगते हैं, पर नौकरी की पेशकश के जरिए वो अपना असली मकसद छिपाए रहते हैं।
तो तुम समझे हमारी तरफ से क्या खतरा है? हाँ, ये तो सच में बहुत खतरनाक स्थिति है। हम कई कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कई एजेंसियों से पेशकश या ईमेल्स आती रहती हैं। तो हमें इस तरह की गतिविधियों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, मैम। सही कहा राजेश। इंटरनेट के जरिए हमारे व्यक्तिगत सिस्टम में घुसपैठ के कई तरीके हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। सच में? तो किसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते वक्त सबसे कमजोर कड़ियां कौन सी हैं जिन पर हमला हो सकता है, मैम? ठीक है राजेश, मैं तुम्हें कई थ्रेट्स के बारे में बताती हूँ। दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किसी को धोखा देने के लिए उससे निजी या गोपनीय जानकारी ले ली जाती है और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। स्पैम मेल के अलावा वो इसे और किन तरीकों से कर सकते हैं? जब भी इंटरनेट की बात होगी तो कई और तरीके हैं। मैं तुम्हें एक एक कर उनके बारे में बताती हूँ। कुछ आम तरीकों के अलावा फिशिंग, व्हेलिंग, बेटिंग और प्रीटेक्स्टिंग ईमेल्स के जरिए भी सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। किसी आम उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए घुसपैठिए आमतौर पर इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग, वेलिंग, बेटिंग एंड प्रीटेक्स्टिंग ईमेल्स, ये क्या होते हैं नंदिता मैम? ठीक है, मैं तुम्हें इन एहतियात के बारे में एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले फिशिंग ईमेल आता है। ये सोशल इंजीनियरिंग का सबसे आम तरीका है जिसके जरिए कोई घुसपैठिया हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। पर असल में ये फिशिंग क्या होती है, मैम? फिशिंग ईमेल्स ऐसी ईमेल्स होती हैं जिनके जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल की जाती है, जैसे यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड के विवरण। इनके जरिए तुम्हारे बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। मैलिशियस लोग इन फिशिंग ईमेल्स को भेजते हैं और किसी ऐसे इंसान के रूप में अपनी पहचान कराएंगे जिन पर तुम यकीन कर सको। उदाहरण के तौर पर तुम्हें एक ऐसी ईमेल मिलती है जिसमें तुम्हें किसी एजेंसी का लॉटरी विनर बताया गया है। कोई भी मासूम उपयोगकर्ता ये जानने के लिए कि उसने क्या जीता है, इन फिशिंग मेल को देखने लगेगा। जैसे ही वो ईमेल खोलेगा, ये एजेंसियां तुम्हारे सिस्टम में घुसने के लिए एक प्रोग्राम भेजेंगी जिससे वो तुम्हारी जरूरी जानकारी चोरी कर सकें। ये एक बहुत ही आम तरीका है और लोग इसमें फंस जाते हैं। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है नंदिता मैम। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसे फिशिंग क्यों कहते हैं। दरअसल फिश शब्द ठीक फिश की तरह ही बोला जाता है। फिशिंग ईमेल और मछुआरे में एक समानता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पानी में चारा लगाकर एक हुक फेंकता है और उम्मीद करता है कि कोई मछली उसे खाने आएगी और हुक में फंस जाएगी। तो हम फर्जी एजेंसियों के बनाए किसी जाल में फंस सकते हैं जो इंटरनेट के जरिए हमारी निजी जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल राजेश, पर ये फर्जी एजेंसियां इंटरनेट पर और भी तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। चलो स्पेयर फिशिंग से शुरू करते हैं। स्पेयर फिशिंग? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेयर फिशिंग फिशिंग ईमेल का ही एक रूप है जो कम उपयोगकर्ताओं को भेजा जाता है, पर इसमें ईमेल को बनाने में ज्यादा मेहनत की जाती है जिससे लगे कि ईमेल किसी बहुत प्रामाणिक साइट से आया है और संगठन का ही है। वो खुद को अच्छी तरह जाने पहचाने किसी संगठन के सदस्यों के तौर पर भी पेश कर सकते हैं, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि उन्हें भेजी गई निजी जानकारी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है।
इन स्पेयर फिशिंग के हमलावर किसी ऐसे इंसान को संदेश भेजते हैं जो उन्हें अपनी निजी जानकारी देने के लिए तैयार हो जाए। उदाहरण के लिए, एक मछुआरे को ही ले लो, जो पानी में चारे वाला हुक फेंकने के बजाय उससे एक खास मछली को पकड़ना चाहता है। हमलावर भी सोशल मीडिया से जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल कर अपना शिकार चुनने में काफी मेहनत करते हैं और ईमेल्स प्रामाणिक लगें इसके लिए नकली या धोखे वाले एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। राजेश, ये याद रखना, यहाँ तक कि ईमेल भेजने वाला पूरी तरह पेशेवर और किसी प्रतिष्ठित संगठन से जुड़ा हुआ लग सकता है, पर वो भी फर्जी हो सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है मैम। वो किन और तरीकों से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस तरह के लोगों को समझने के लिए तुम्हें पहले व्हेलिंग और बेटिंग के बारे में जानना होगा। व्हेलिंग एंड बेटिंग, क्या ये दोनों भी फिशिंग की ही तरह काम करते हैं मैम? बिल्कुल राजेश, मैं तुम्हें व्हेलिंग और बेटिंग के बारे में और जानकारी देती हूँ। बेशक दुनिया भर में कई संगठनों के ईमेल सेवा प्रदाता का इस्तेमाल किया जाता है, पर कई लोगों को विश्वसनीय साइट से भी फर्जी ईमेल्स आती हैं, जिसके जरिए उनके व्यक्तिगत सिस्टम पर वायरस हमला किया जाता है या उनके कीमती डेटा की चोरी की जाती है। इसलिए साइबर स्पेस में व्हेलिंग और बेटिंग के बारे में जानना जरूरी है। अब बात करते हैं व्हेलिंग और बेटिंग की। ये क्या होते हैं मैम? अगर व्हेलिंग की बात करें तो ये उन फिशिंग ईमेल्स पर लागू होता है जो किसी संगठन के वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जाती हैं, जिनके मातहत कई लोग काम करते हैं। इस तरह से एक घुसपैठिया किसी संगठन की जरूरी जानकारी हासिल कर लेता है और समझ जाता है कि अपने फायदे के लिए संगठन से कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके बाद बेटिंग है। बेटिंग एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए हमलावर किसी इंसान या संगठन को फंसाने के लिए वस्तु या सामान देने का वादा करता है। वो उपयोगकर्ता को मुफ्त में संगीत या फिल्म डाउनलोड करने का प्रस्ताव दे सकता है, पर इससे पहले आपको कुछ साइट पर अपना लॉगिन विवरण देने के लिए कहेगा। इन विवरणों के जरिए बाद में धोखाधड़ी की जाती है। कुछ ऐसे मामले मिले हैं जहां इस तरह के लोग अक्सर आने जाने वाले रास्तों पर पेन ड्राइव फेंक देते हैं। कुछ मासूम लोग इन्हें उठा लेते हैं और इनमें संग्रहीत एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं। पर अक्सर इस तरह के उपकरणों में मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहते हैं, जिनका मकसद व्यक्तिगत सिस्टम में घुसकर डेटा चोरी करना होता है। हमने कई बार देखा है कि किसी पेट्रोल पंप या दूसरे सामाजिक केंद्रों पर पेन ड्राइव मुफ्त में बांटी जाती हैं, जिनमें बांटने वाली कंपनी के विज्ञापन भरे होते हैं। अगर तुम ऐसी कोई पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हो तो इसकी जांच जरूर कर लो कि अंदर संग्रहीत प्रोग्राम्स खतरनाक न हो। इनका मकसद नेट पर किसी के निजी डेटा में सेंध लगाना है। ज्यादातर मामलों में इनमें मैलिशियस चीजें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर देती हैं। वैसे तो इन पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अगर करना हो तो पहले किसी भरोसेमंद सिस्टम से इसे साफ कर लो। तो नंदिता मैम, मुफ्त की पेन ड्राइव्स भी हमारे व्यक्तिगत सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकती हैं ना? हाँ राजेश, तुम्हें कुछ और भी बताती हूँ। इसके बाद आता है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग क्या होता है मैम? अगर हम प्री टेक्सटिंग टर्म की बात करें तो ये संचालन का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल कई लोग सोशल इंजीनियरिंग में इस तरह करते हैं, जिसके जरिए
अपने मकसद को कारगर तरीके से रखकर इंटरनेट के बेकसूर उपयोगकर्ताओं का यकीन हासिल कर सकें। उनका असली मकसद एक फंसाने वाला परिदृश्य बनाना और इसके जरिए किसी की निजी जानकारी चोरी करना होता है। इसी वजह से इस तरह की फिशिंग को प्री टेक्स्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें पीड़ित को पेशकश पर यकीन दिलाने के लिए टेक्सचुअल सब्जेक्ट भेजा जाता है। इस तरह के हमलावर ये दिखावा करते हैं कि उन्हें अपनी पहचान जाहिर करने के लिए पीड़ित से सिर्फ थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसे ज्यादातर साइबर अपराधी पहले खुद को एक पेशेवर बताते हैं जो कुछ खास सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञ हैं, पर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। उनमें से कई फर्जी होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी निजी जानकारी में घुसपैठ करना चाहते हैं। ये लोग समाचारों में आने वाले उन मामलों की तरह काम करते हैं जहां कुछ एजेंसियां मासूम लड़कियों को मॉडलिंग करने के लिए बुलाती हैं और फिर उनकी तस्वीरों को गलत कामों में इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए पहले वो लड़की के बारे में फर्जी कहानियां बनाते हैं और फिर उसे बाजार में बेच देते हैं। इससे उन बेकसूर लड़कियों की बहुत बदनामी होती है जो मॉडलिंग करने के लिए सपने देखती हैं, पर बदले में उन्हें कुछ और ही मिलता है। अच्छा, साइबर स्पेस में तो बहुत अपराध होता है। क्या कुछ और भी है नंदिता मैम? हाँ राजेश, क्या तुम ईमेल स्पूफिंग के बारे में जानते हो? ये क्या होता है मैम? स्पूफिंग, तुम अगर जानते हो तो स्पूफिंग एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी एक बेकसूर इंसान को जाल में फंसाने के लिए करते हैं। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं नंदिता मैम? ईमेल स्पूफिंग एक खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर साइबर अपराधी किसी इंसान को ऐसी ईमेल भेजने में करते हैं जो जाली दस्तावेजों के जरिए किसी संगठन से उनके प्रमाणीकरण की पुष्टि करती है। ये लोग ईमेल्स के लिए कोर प्रोटोकॉल की खामियों का फायदा उठाते हैं। वे नेटवर्क की कमजोर कड़ियों को खोजते हैं और फिर फर्जी ईमेल्स बनाकर उनकी साइट्स के निजी खाते में बल्क संदेश भेजकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। कई उपयोगकर्ता जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इनके झांसे में आ जाते हैं और इनके धोखे का आसान शिकार बन जाते हैं और अंत में अपनी कीमती जानकारी गंवा देते हैं। कभी-कभी वो ऐसे एड्रेस से भेजेंगे जो आपको जाना पहचाना लगेगा, पर तुम्हारे जाने पहचाने ईमेल से इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ सकते। तो जब भी तुम्हें इस तरह के स्पूफ ईमेल्स मिलें, सतर्क रहना। ये तो बहुत ही बुरा है नंदिता मैम कि कुछ लोग बेकसूर लोगों की निजी जानकारी में सेंध लगाने के लिए इतना सारा जोखिम उठा सकते हैं मैम। ये तो इनके खेल का एक नमूना है राजेश। और भी चीजें हैं। मैलिशियस कोड्स और मॉलवेयर थ्रेड्स के बारे में जानते हो? मैलिशियस कोड्स और मालवेयर थ्रेड्स ये क्या होते हैं मैम? इन खतरों के बारे में जानने के बाद अपनी निजी जानकारी को बचाने के लिए तुम्हें इन खतरों के बारे में जानना होगा। इसके लिए तुम्हें मैलिशियस कोड्स और मालवेयर थ्रेड्स के बारे में जानना होगा जो तुम्हारे व्यक्तिगत सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए तुम्हें मैलिशियस कोड्स और मालवेयर थ्रेड्स के बारे में जानना होगा जो तुम्हारे व्यक्तिगत सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर सकता है।
मैलिशियस का मतलब है कोई ऐसा जो हर तरीके से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी तरह कुछ लोग इंटरनेट में मालवेयर सिस्टम्स को खराब करने या बर्बाद करने के लिए बनाए जाते हैं। ये मालवेयर्स इस तरह भी बनाए जाते हैं जो अपने भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश के लिए अधिकृत होते हैं। ये घुसपैठिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बड़ी संख्या में उन सिस्टम्स में घुसपैठ की कोशिश करते हैं जिन्हें आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वो मालवेयर को फैला सकें या एक ऐसा प्रोग्राम बना दें हमें जिसकी जरूरत ना हो। घुसपैठिए जिन मालवेयर को बनाते हैं वो किसी प्रोग्राम से जुड़कर या मैक्रोस के जरिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के मालवेयर बड़ी आसानी से किसी भी संचालन प्रणाली या जिसे ओएस भी कहा जाता है उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। कोई घुसपैठिया नेटवर्क में मौजूद किसी उपकरण या ब्राउज़र और एक सॉफ्टवेयर के जरिए ये पता लगाता है कि तुम कौन सी साइट्स का अक्सर इस्तेमाल करते हो और तुम्हारे सिस्टम में वो घुसपैठ कर सकता है। ज्यादातर इंटरनेट उपयोगकर्ता अनजाने में कुछ ऐसी साइट्स पर क्लिक कर देते हैं जो उन्हें फायदेमंद गिफ्ट्स वाली किसी साइट पर क्लिक करने के लिए कहती हैं और इन साइट्स के जरिए धोखाधड़ी की जाती है। इसलिए किसी भी साइट पर क्लिक करते वक्त सतर्क रहें। आपने बहुत जरूरी जानकारी दी है नंदिता मैम, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इंटरनेट इस्तेमाल के दौरान इन खतरों को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नेटवर्क थ्रेट को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। दरअसल राजेश, ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम में मौजूद खतरों को वर्गीकृत कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें इनके बारे में आसान तरीके से बताती हूँ। कृपया आसान तरीके से बताइए ना मैम। आसान शब्दों में कहें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में खतरों का वर्गीकरण कई चीजों पर आधारित होता है और थ्रेट्स का वर्गीकरण स्रोत के आंतरिक या बाहरी होने, एजेंट कौन है, उसका मकसद क्या है और हमले का क्या असर होगा, इसके मुताबिक होता है। वर्गीकरण करने के लिए हमें थ्रेड्स के प्रकार के मुताबिक एक खाता बनाना होगा। उसके बाद हमें एजेंसियों के मॉलवेयर वाले साइट्स को संदेश के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाकर लोगों को जागरूक बनाना होगा। तो नंदिता मैम, इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हमें कई चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल राजेश, पर इसके सिवा कुछ और भी तरीके हैं जिनके जरिए घुसपैठिए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनमें से कुछ ये हैं। इन खतरों में कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस या लॉजिक बॉम्ब्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और बैकडोर प्रोग्राम्स शामिल हैं। अगले पाठों में हम इनके बारे में जानेंगे। अब तक ली गई किसी जानकारी के लिए तस्वीर के ऊपर लगे बटन पर क्लिक करें। साइबर हमलावर बिना थके लगातार नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। नेटवर्क पर हमले के लिए वो नए मैलिशियस प्रोग्राम्स बनाते हैं जो इंटरनेट पर हो रहे काम में रुकावट डालने के मकसद से ही बनाए जाते हैं। स्पैम मेल्स कई एजेंसियां बनाती हैं और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भेज देती हैं। स्पैम मेल्स की ज्यादातर ईमेल्स
धोखाधड़ी करने के लिए भेजी जाती हैं। इनका मकसद किसी नेटवर्क में आए कम जानकार उपयोगकर्ता को फंसाना होता है। उनका सिर्फ एक मकसद है, धोखे से तुम्हारे निजी डेटा और जानकारी की चोरी करना। इंटरनेट पर ऐसे उपयोगकर्ता भी हैं जो दूसरे लोगों को धोखा देने या उनकी जानकारी चोरी करने के लिए उस नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें काफी फायदा मिलता है। इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये घुसपैठिए नेटवर्क से फायदा उठाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बेकसूर उपयोगकर्ता की पहचान कर निजी जानकारी उनके साथ बांटने के लिए फंसा सके। एक बार उन्हें जानकारी मिल गई, फिर वो इसके जरिए उस इंसान से हेराफेरी करते हैं। फिशिंग ईमेल ऐसी ईमेल्स होती हैं जिनके जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल की जाती है, जैसे यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड का विवरण। इनके जरिए तुम्हारे बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। वेलिंग उन फिशिंग ईमेल्स पर लागू होती है जो किसी संगठन के वरिष्ठ अधिकारी को भेजे जाते हैं, जिनके मातहत कई लोग काम करते हैं। स्पेयर फिशिंग फिशिंग ईमेल का ही एक रूप है जो कम उपयोगकर्ताओं को भेजा जाता है, पर इसमें ईमेल को बनाने में ज्यादा मेहनत की जाती है, जिससे लगे कि ईमेल किसी बहुत प्रामाणिक साइट से आया है और संगठन का ही है। वो खुद को किसी अच्छी पहचान वाले संगठन के सदस्यों के रूप में भी पेश कर सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि आप उस पर यकीन कर सकते हैं और आपके द्वारा भेजी गई निजी जानकारी से आपको कोई खतरा नहीं है। बेटिंग एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए हमलावर किसी इंसान या संगठन को फंसाने के लिए वस्तु या सामान देने का वादा करता है। वो उपयोगकर्ताओं को मुफ्त संगीत या फिल्म डाउनलोड करने का प्रस्ताव दे सकते हैं, पर इससे पहले आपको कुछ साइट पर अपना लॉगिन विवरण देने के लिए कहेंगे। इन डिटेल्स के जरिए बाद में धोखाधड़ी की जाती है। प्रीटेक्स्टिंग संचालन का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल कई लोग सोशल इंजीनियरिंग में इस तरह करते हैं, जिसके जरिए अपने मकसद को कारगर तरीके से रखकर इंटरनेट के बेकसूर उपयोगकर्ताओं का यकीन हासिल कर सकें। ईमेल स्पूफिंग एक खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर साइबर अपराधी किसी इंसान को ऐसी ईमेल भेजने में करते हैं जो जाली दस्तावेजों के माध्यम से किसी संगठन से उनके प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। मैलिशियस कोड्स या मालवेयर थ्रेड्स इस तरह बने होते हैं जो अपने भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश के लिए अनुमति मांगते हैं।